नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहां कोविड की वजह से जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। ऋषिकेश में भी गंगा घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने घरों में छठ पूजा के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगाई है। आप देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी वेव का जिक्र हो रहा है पूरे देश में और उस लिहाज से हर स्टेट अपने अपने स्तर पर स्टेप्स उठा रहा है जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके। उत्तरकाशी से भी बड़ी खबर आ रही है। जिला पंचायत उत्तरकाशी को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर सीडीओ ने जिला पंचायत को सील किया। फर्जी भुगतान, सरकारी धन के गबन समेत कई मामलों में गड़बड़ी की वजह से कार्रवाई की गई। जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह रावत ने पूरे मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिकायत की थी। तो जिला पंचायत उत्तरकाशी सील हो गई है। फर्जी भुगतान, सरकारी धन के गबन समेत कई मामलों में गड़बड़ी। देखिए, गबन तक का आरोप लगता है, जो फंड आता है उसके मिसमैनेजमेंट का आरोप लगता है और इसकी वजह से इस मामले की एक कंप्लेंट जाती है सीएम के पास और ये बड़ा फैसला लिया गया। ये भी एक अलग बात है कि जब पंचायत सील हो जाएगी तो फिर वहां के जो काम होते हैं वो कैसे होंगे, क्या कोई उसका भी ऑल्टरनेट कोई विकल्प तैयार किया गया है ताकि काम प्रभावित ना हो। पंचायत एक ऐसी, आप इसे इस तरह से माने कि आम इंसान सबसे पहले अपने पंचायत तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो जिला पंचायत सदस्य ने शिकायत की थी इस बारे में कि वहां पर गड़बड़ी है, गड़बड़ झाला हो रहा है और इस वजह से इसे सील कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और डीएम ने इसके बाद डीएम के आदेश पर सीडीओ ने जिला पंचायत को सील किया है। क्या मामला था यहाँ पर? फर्जी भुगतान यानी कि सांठगांठ, सरकारी धन का दुरुपयोग भी। जगमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगमोहन, इस पंचायत में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा था, गबन हो रहा था कि आज सील करने तक की नौबत आ गई है? जीनत, देखिए, पिछले दिसंबर में जो जिला पंचायत उत्तरकाशी है उसका गठन हुआ था और तभी से जिला पंचायत जो है विवादों में चल रही है। और अब जो जखौल वार्ड के हाकिम सिंह रावत हैं, जो 22 नंबर वार्ड के जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने एक शिकायती पत्र सीएम को दिया था और ये कहा था कि जो जिला पंचायत उत्तरकाशी है, जो उसके अध्यक्ष हैं और जो चेयरमैन है, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अनियमितताएं कर रहे हैं और भारी अनियमितता का आरोप उन्होंने लगाया है। जिला पंचायत कार्यालय में जो भी काम हुए हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष जिस तरीके से पिछले कई अपने जो उनके दौरे हो रहे थे उसमें खुले तौर पर लोगों को पैसे बांट रहे थे और हर ग्राम सभा में 5-5 लाख की बात कर रहे थे देने की, तो कहीं ना कहीं इस मामले का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री कार्यालय ने और जो गढ़वाल आयुक्त है उनके आदेशों पे आदेश हुआ है और उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके अधिकार सील कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को देखना होगा कि किस तरीके से जांच होती है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय काफी एक्टिव होकर काम कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उधर उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही एक और नए प्रदेश महामंत्री को बना सकती है। संभावना है कि अभी तक हरियाणा में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी देख रहे सुरेश भट्ट को प्रदेश बीजेपी का चौथा महामंत्री बनाया जा सकता है। इसके संकेत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दिए हैं। भगत ने साफ कहा है कि उनके विधानसभा कालाडूंगी के रहने वाले सुरेश भट्ट के लिए प्रदेश महामंत्री की एक पद, उनके लिए महामंत्री का जो पद है वो खाली रखा गया है। उनकी विदाई का कार्यक्रम भी हो गया वहां से और वर्तमान में यहाँ भी हमने एक महामंत्री पद प्रारंभ से ही छोड़ रखा है क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि आएंगे तो महामंत्री पद उनके लिए छोड़ा, उनके लिए मतलब एक पद छोड़ा हुआ है। ये अंदाज था कि वो आएंगे तो शायद उनको बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये सब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। 2022 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, लेकिन जिस उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का ये मुद्दा रहा है वो हालात को दोषी बता रहे हैं कि राज्य की पार्टी का मुद्दा अब 2 पार्टियों का मुद्दा बन चुका है। उत्तराखंड बने 20 साल हो गए और उत्तराखंड क्रांति दल एक छोटे दफ्तर में सिमट कर रह गया। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष दिवाकर भट्ट को गैरसैंण की चिंता सता रही है। दिवाकर भट्ट की माने तो बीजेपी और कांग्रेस गैरसैंण पर रोटी सेक रहे हैं।
हालांकि जब सवाल पूछा गया कि 2007 में मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया, तो बात बीजेपी के बहुमत पर आकर टिक गई। फैसला तो बहुमत से होगा ना, कहाँ था बहुमत? 3 विधायक थे। क्या हमारी बात कांग्रेस और भाजपा के विधायक मान जाते? उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ से बात निकल चुकी है और गैरसैंण को अब कांग्रेस और बीजेपी 2022 में मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जिसे केंद्र में रखकर 2022 की राह आसान हो सके। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, फिर सचिवालय का शिलान्यास किया और अब घर बनाने की तैयारी है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि विधानसभा के बाद बनता तो सचिवालय भी, अगर दल बदलू न भागे होते। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, हम उसको सजाने और संवारने का काम करेंगे। वहाँ पर राजधानी जैसी व्यवस्थाएं ये हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। कोई दूसरा विधानसभा भवन तो बनाया नहीं उत्तराखंड ने, एक बना है, वो गैरसैंण में है और वो बना करके हमने अपना इरादे की घोषणा कर दी। बल्कि मैं तो सचिवालय के लिए भी काम शुरू करवा करके गया था। यदि ये दल बदलू ने हमारी सरकार गड़बड़ाई नहीं होती और पैसा पहले रिलीज हो गया होता तो आज सचिवालय भवन भी बन करके तैयार होता। गैरसैंण के मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह कैप्चर करना चाहते हैं और अब होड़ काम और क्रेडिट की लगी है। और उत्तराखंड क्रांति दल को अफसोस इस बात का है कि जो मुद्दा कभी उनका था, वो गैरसैंण आज बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासत का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी अक्सर पारिवारिक राजनीति को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन अब बीजेपी भी उसी राह पर है, क्योंकि यहां भी पिछले दरवाजे से नेताओं के बच्चों की एंट्री हो रही है। देश की राजनीति में गांधी नेहरू खानदान पारिवारिक राजनीति को लेकर हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहा, लेकिन अब उत्तराखंड में बीजेपी ही पारिवारिक राजनीति की ओर बढ़ चली है। यानी ऐसा ट्रेंड जिसके जरिए नेता का ही बेटा भविष्य में नेता बन सके। पिछले दिनों बीजेपी ने युवा मोर्चा के साथ अपने कई प्रकोष्ठों का ऐलान किया, जिसमें कई नेताओं के बच्चों को चुपचाप बैकडोर से एंट्री दे दी गई। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने बेटे को अपना प्रतिनिधि बना चुके हैं। इसी तरह से कई विधायकों और मंत्रियों के बच्चों की भी एंट्री हो चुकी है। हम लोग महत्व नहीं देते हैं और न हम बढ़ावा देते हैं ऐसे केस को। ऐसे जो भी मामले हैं कभी भी बढ़ावा हम लोगों ने नहीं दिया कि मैं हूं तो मेरा बेटा आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, अगर बेटा आते आते बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बिना लोगों में एक उत्साह होता है कि उसको लाना चाहिए और वो हमारे लिए, पार्टी के लिए लाभकारी हो सकता है, तो उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं के बच्चों को सक्रिय राजनीति में एंट्री देने के मामले में विपक्षी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटा बेटी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और रणजीत रावत का बेटा बैकडोर से एंट्री करके सक्रिय राजनीति में मुहाने पर खड़े हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अपने बच्चों की राजनीति में एंट्री की खुलकर पैरवी कर रहे हैं। बैकडोर क्या होता है? चुनाव लड़कर जो जीतते हैं वो आते, और चुनाव लड़ने को सबको तो नहीं मिलता है। और रहा पुत्र और पुत्री का राजनीति में आना, कोई अपराध नहीं। कहाँ जाएंगे वो? वही घर में व्यवस्था देखते हैं, चुनाव की लड़वाते हैं, देखते तो आएंगे। फिल्म स्टार का बेटा कैसा भी हो। नेताओं के बच्चों की राजनीति में एंट्री की बहस कोई नई नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जैसे 20 साल के राज्य में भी ये ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन युवाओं का राजनीतिक भविष्य अंधकार में देखा जा सकता है, जो कड़ी मेहनत से राजनीति में मुकाम बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब आईएएस अफसर जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम की रिपोर्ट सरकार को देंगे। पिछले 20 सालों में अफसरों को जिम्मेदारी सौंपने का काम इससे पहले खंडूरी सरकार में हुआ और अब त्रिवेंद्र सरकार की कोशिश कर रही है ताकि अफसरों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो सके। अपनी सरकार की योजनाओं का सच जमीन पर देखने खुद मुख्यमंत्री जाएंगे। जिला मुख्यालय से लेकर 70 विधानसभा क्षेत्रों में आखिर क्या हुआ और क्या बाकी रहा। अपने दौरे से पहले ये काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवों, प्रभारी सचिवों और दोनों मंडलों के कमिश्नर को सौंपा है।
कोशिश लोगों के मसलों और सवालों को ऑन द स्पॉट सुलझाने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होता रहा है और अब त्रिवेंद्र जी ने जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के रूप में और जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में काम करना, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक जाना, विकास की योजनाएं पहुंचाना, जिस कड़े शब्दों में सबको निर्देश दिए गए, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि अफसरों को काम सौंपने और ग्राउंड पर जाने के आदेश पहली बार जारी हुए हैं, लेकिन खंडूरी सरकार के अलावा कोई सरकार अफसरों को जिलों में नहीं भेज पाई। यूपी में मुलायम सिंह के रहते हुए ये काम हुआ, जो कामयाब भी रहा, और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की ये अच्छी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो मैं भी उस समय टिहरी गया था। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरीज जाएं और गांव में रात्रि विश्राम करें। इससे एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश रहते हुए जिस पहाड़ी इलाके की फिक्र अफसर किया करते थे, वो काम 20 साल बाद भी उत्तराखंड में अफसरों को मुश्किल लगता है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद कितने अफसर जिलों में जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड की जनता की बात करें तो रोडवेज बसों से विश्वास उनका उठ चुका है। शायद यही वजह है कि हर साल फेस्टिव सीजन में रोजाना 2.5 करोड़ तक की कमाई करने वाला परिवहन निगम इस बार 1 करोड़ में ही सिमट गया है। कोरोना का खौफ इस कदर कि सार्वजनिक परिवहन में सफर करने में लोग अब भी कतरा रहे हैं। दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की के लिए तो रोडवेज बसों को यात्री ढूंढे नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि चंडीगढ़, जयपुर, हरियाणा के लिए सिर्फ एक ही वॉल्वो बस लोगों को सफर करवा रही है। वहीं त्योहारी सीजन में दिखने वाली भीड़ भी इस बार लगभग ना के बराबर ही थी, जिससे रोडवेज को भी भारी घाटा हुआ है। इस साल कोरोना संकट की वजह से ही शायद पैसेंजर उतना नहीं निकला। पिछले साल हमारी मैक्सिमम इनकम 2.5 करोड़ के आसपास गई थी, जो इस साल 1.5 करोड़ गई। और पिछले 10 दिनों का अगर औसत लगाएं आमदनी का, तो हमारे केवल 1 करोड़ रुपए का औसत आया है, जो कि हर वर्ष लगभग 2 करोड़ होता था। कोरोना का खौफ लोगों में ऐसा कि अब छोटी दूरी के लिए लोग बाइक और कारों को तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से आम दिनों में भी रोडवेज में सवारियों की कमी दिख रही है। त्योहारी सीजन में ही अक्सर कमाई की उम्मीद लगाने वाला परिवहन निगम इस बार रोजाना 1.5 करोड़ तक का घाटा झेल चुका है। हर बार 2 से 2.5 करोड़ तक की कमाई करने वाला परिवहन निगम इस बार कोविड के चलते उतनी कमाई नहीं कर पाया, जिसकी बड़ी वजह लोगों का रोडवेज बसों में सफर न करना माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खूबसूरत वादियों से भरपूर उत्तरकाशी जिला अब पर्यटकों के आने से गुलजार होने वाला है। 2 दिनों पहले हुई बर्फबारी ने भी यहाँ की वादियों की खूबसूरती को बढ़ा दिया है, जिससे पर्यटन और ट्रैकिंग व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों का आना भी शुरू हो गया है। दयारा, डोडीताल, हरकी दूंग घाटी में ट्रैकिंग पर पर्यटकों का आना आरंभ हो गया है। हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी में दयारा, डोडीताल, केदारकांठा और हरुंता बुग्याल ट्रैकिंग रूट पर्यटकों की खास पसंद है। इसमें सबसे ज्यादा पर्यटक दयारा और डोडीताल का दीदार करने आते हैं। इन दिनों चटक धूप के साथ बर्फ की चादर भी बिछी हुई है, जिससे ट्रैकिंग व्यवसाय भी काफी खुश है। हाँ, पर अभी ताज़ी हमारी स्नोफॉल हुई है, इससे हमारी थोड़ी उम्मीदें जगी है कि यहाँ पे कुछ लोगों का रुझान स्टार्ट हो गया है, कुछ हमारे पास बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अब लोगों का भी दिमाग आ रहा है कि यहाँ जाना चाहिए अभी हिल एरिया में। बर्फबारी होने के बाद से ट्रैकरों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पर्यटन विभाग भी अब ट्रैकरों के आने से खुश नजर आ रहा है। कई जगह पर बारिश होने से ट्रैक रूट और भी ज्यादा बेहतर हो गए हैं, जिससे ट्रैकरों को ट्रैकिंग में और ज्यादा आनंद आएगा। जनपद उत्तरकाशी में जो भी हमारे विंटर ट्रैक रूट्स हैं वो सांकरी में केदारकांठा हैं और दयारा बुग्याल है, और हमारे यहाँ पे चौरंगी खाल जो मेजरली ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हरुंता बुग्याल और अदर बुग्याल्स में टूरिस्ट आ रहा है।
कोरोना काल में ट्रैकिंग व्यवसाय और पर्यटन पूरी तरह ठप पड़ चुका था, लेकिन ताजा हुई बर्फबारी ने ट्रैकरों और पर्यटन विभाग के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है और ट्रैकिंग रूट पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा भी खत्म हो जाएगी। कपाट दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। बंद होने से 5 दिन पहले से शुरू होने वाली पंच पूजाओं के चौथे दिन भगवान श्री नारायण द्वारा माता लक्ष्मी को निमंत्रण दिया गया। मुख्य पुजारी रावल द्वारा अन्य पुजारियों के साथ मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इसके बाद भगवान बद्री नारायण के कपाट शीतकाल के लिए बंद। कुछ ऐसा प्रसाद बनता है जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है और बद्रीनाथ जी की ओर से। तो ये प्राचीन और पुरानी परंपरा है, ये इसका निर्वहन विधिवत किया जाएगा। 19 तारीख की दिन में भगवान के श्री कपाट 3:35 पर। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध महामहेश्वर धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा की डोली ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। बाबा की डोली 22 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। डोली पहुंचने पर मदमहेश्वर धाम में मदमहेश्वर मेला आयोजित किया जाएगा। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही आज चारधाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट पहले से ही बंद हो चुके हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा पर कोविड का बड़ा असर पड़ा है। कोविड की वजह इस साल यात्रा करीब 4.5 महीने में ही चल सकी। कोविड की वजह से जिसमें 1 जुलाई से 10 नवंबर तक करीब 2,80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साल 2019 में करीब 32 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% से भी कम श्रद्धालु ही चारधाम आ सके। केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बुधवार को बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई। हजारों भक्तों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया। शीतकाल के अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर की जाएगी। केदारेश्वर की जो 6 महीने की पूजा मानव द्वारा और 6 महीने की पूजा देवताओं द्वारा संपन्न होती है और अब शीतकालीन पूजाएं भगवान की इस ओंकारेश्वर मंदिर के दिव्य प्रांगण में। मां गंगा की डोली मुखवा गांव में विराजमान होने के बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने आराध्य इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पांडव नृत्य किया जाता है। कड़ाके की ठंड में भी ग्रामीण पांडव नृत्य देखने के लिए पहुंचते हैं। पांडव नृत्य प्रत्येक साल पांडव नृत्य किया जाता है सुख और समृद्धि के लिए। और इसके बाद यहाँ बर्फ गिरने वाली है और इसके बाद सभी लोग अपनी व्यवस्था में जुट जाते हैं। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर में उन्नत किस्म के बीज किसानों के लिए विकसित की है। वीएल सब्जी मटर 14 ये जो किस्म विकसित की गई है, पैदावार भी कई गुना ज्यादा है। कई बीमारियों में भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज्यादा है, जो कि मददगार साबित हुई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।